Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back with another important topic which is related to medical laboratory, and the topic is laboratory quality management system. Dear viewer, this is the most important topic for medical laboratorian that they should know about quality and quality management system, that how we can improve quality in laboratory and how we can provide best result to the patient, and on the basis of that result the patient would start their treatment or therapy, or the doctor would diagnose a patient having certain clinical disorders. So in this lecture I would like to cover what is quality and what is quality management system and its model. So we can see in this picture that there is a cup of tea, and if somebody asks that what would be the quality of this tea, so the answer will be that we cannot say that the quality of this tea would be better or not, unless and until we compare it with another cup of tea. Now we can clearly differentiate between these two. If we can observe that the quantity of this tea is less amount as compared to this cup of tea, but we can clearly see that the quality of this cup, cup of tea would be better as compared to this. How we can say? Because we compare this cup of tea with this cup. अगर हम देखें तो इस कप की क्वांटिटी भी कंप्लीट है, पूरी है, और इसके कलर से भी अंदाजा होता है कि क्वालिटी जो है इस कप की ठीक होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया इस कप से। इस कप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम है। तो क्वालिटी भी यही चीज है कि अनलेस एंड अनटिल वी हैव सम कंपैरिजन, तो हम नहीं कह सकते कि क्वालिटी जो है एक चीज की ठीक होगी या नहीं जब तक हम इसको किसी दूसरी चीज से कंपेयर ना करें। तो लेबोरेटरी में भी ऐसे ही है कि अगर हम अपने किसी भी रिपोर्ट को कहें कि हमारी रिपोर्ट जो है वो ठीक है या नहीं है, तो हमने इस रिपोर्ट को कंपेयर करना है किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ। तो अगर हम इस कप को स्टैंडर्ड माने, तो इस स्टैंडर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो इस कप में जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इसकी कम है बनिस्बत इस कप से। तो लेबोरेटरी में भी इसी तरतीब से हम कंपैरिजन करते हैं। नाउ व्हाट इज क्वालिटी इन लेबोरेटरी? तो क्वालिटी किसी भी रिपोर्ट की ये है कि अनलेस एंड अनटिल कि वो रिजल्ट एक्यूरेट ना हो, रिलायबल ना हो, और पेशेंट को विद इन जो टाइम लिमिट है, जो रिपोर्ट हमने पेशेंट्स को दी है कि 2 घंटे के अंदर अंदर हमने रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और हम उसको 2 घंटे के अंदर अंदर एक एक्यूरेट और रिलायबल रिपोर्ट दे, तो हम कहेंगे कि हमारी जो रिपोर्ट है वो रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी है और इसकी क्वालिटी ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर हमने एक पेशेंट को रिपोर्ट दिया, लेट सपोज ब्लड शुगर है, हमने ब्लड शुगर दिया 100 आया, हमने दोबारा इसको किया 100 आया, तो इट मीन्स कि हमारा जो रिपोर्ट है वो है एक्यूरेट है, क्योंकि पहले भी 100 आया, फिर इसके बाद हमने दोबारा परफॉर्म किया वो भी 100 आया, तो इट मीन्स कि हमारा जो रिपोर्ट है वो है एक्यूरेट। अब रिलायबल हमारा रिपोर्ट किस तरह होगा कि हमने 100 दिया, ग्लूकोज की जो रिपोर्ट है हमने 100 दी, हमने इसको कंपेयर किया किसी स्टैंडर्ड लैब में, कोई भी स्टैंडर्ड लैब हो, जब हमने इसको वहां पर क्रॉस चेक किया, वहां पर भी 101 आया या 100 आया या 102 आया, तो इट मीन्स कि हमारी जो रिपोर्ट है वो रिलायबल है, और हमने पेशेंट को 2 घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट दी, तो इट मीन्स कि हमारी क्वालिटी जो है वो ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, दैट यू प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिजल्ट, a reliable result,
and within your time limit. So this is known as quality. Now how we can say that the level of accuracy is achieved or not? So level of accuracy अचीव करने के लिए या इसको अचीव करने के लिए जरूरी है कि हम जो अपने एरर्स हैं उसको मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। तो हम अपने जो रिपोर्ट्स हैं उसकी जो एक्यूरेसी है उसको कैसे अचीव करेंगे कि हमने कंट्रोल लगाया हो इंस्ट्रूमेंट पे, हम डेली के बेसिस पे चेक करते हैं एंड हमारे जो इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी हम दोनों उसको मेंटेन करते हैं। Now what is internal quality and what is external quality? Internal quality ये है कि हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उस पे डेली के बेसिस पे कंट्रोल लगाते हैं और इंस्ट्रूमेंट पे हमारे कंट्रोल बिल्कुल ठीक आते हैं। तो इट मीन्स कि हम अपना इंटरनल कंट्रोल डेली के बेस पे चेक कर रहे हैं और वो एक्यूरेट है। एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है? एक्सटर्नल कंट्रोल ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास है आईएसओ या दूसरा जो कोई और कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, हम अपने वो सर्टिफाइड बॉडीज अपने सैंपल्स भेजते हैं, हम उसको अपने इंस्ट्रूमेंट पे लगाते हैं, फिर हम अननोन रिजल्ट्स जो कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट पे लगाए हैं वो भेजते हैं उन कंपनीज को, फिर वो उनको कंपेयर करते हैं अपने जो वैल्यूज है उनके साथ। अगर हमारी वैल्यूज उनकी वैल्यूज के मुताबिक हैं तो इट मीन्स कि हमारी जो एक्सटर्नल क्वालिटी है वो भी मेंटेन है। तो ये है बेसिकली इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी। तो लेबोरेटरी में याद रखें कि हमने एक्यूरेसी 100% लानी है बाय मेंटेनिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। 1% एरर भी लेबोरेटरी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 1% का मतलब ये है कि लेट सपोज एरोप्लेन डेली के बेसिस पे 100 फ्लाइट्स होती हैं, अगर उनमें एक एरोप्लेन भी क्रश हुआ तो इट मीन्स की डैमेज है। तो लेबोरेटरी में भी अगर हम एक रिपोर्ट भी गलत पेशेंट को दें तो उसकी डायग्नोसिस मिसमैच होगी और उसकी डायग्नोसिस सही नहीं होगी, पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो बाज़ औक़ात इवन अगर हम ब्लड ग्रुप लेट सपोज के ब्लड ग्रुप है, हम डेली के बेसिस पे ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच लगाते हैं, 100 क्रॉस मैच हमने लगा दिया बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर एक गलत क्रॉस मैच भी दी पेशेंट को तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इट मीन्स कि लेबोरेटरी में 1% एरर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने 100% एक्यूरेसी लानी है। और वो कब होगी? तब व्हेन यू मेंटेन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। Now negative consequences of laboratory errors क्या हो सकती हैं? तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकती है कि अननेसेसरी ट्रीटमेंट आपने दी, रिपोर्ट दी, लेट सपोज शुगर की मिसाल ले ले या हेमोग्लोबिन की मिसाल ले ले। अगर आपने पेशेंट को हेमोग्लोबिन उसकी कम है, आपने उसको हेमोग्लोबिन नॉर्मल दे दी तो पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो इसलिए अननेसेसरी ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस होंगी। फिर उसमें फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर जो रैंडम ब्लड शुगर है या फास्टिंग ब्लड शुगर है, पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा है और आपने इसको कम दे दी तो पेशेंट की प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होगी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। फिर इसके बाद फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट, डिले इन करेक्ट डायग्नोसिस। वही मिसाल कि आपने ब्लड शुगर उसका ज्यादा था, आपने कम दे दी तो उसकी जो डायग्नोसिस होगी वो डिले होगी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन उसकी आएंगी, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस की जो और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक डायबिटिक फुट हो गया, तो ये कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में आ सकती हैं। तो इसलिए अगर आप डायग्नोसिस को डिले करेंगे तो पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ेंगी। सिमिलरली अगर एक पेशेंट है उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है और आपने उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं दी, या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और आपने उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं दी, तो पेशेंट की डायग्नोसिस डिले होगी, पेशेंट की ट्रीटमेंट डिले होगी, उसका हेमोग्लोबिन और भी ड्रॉप होगा, तो इसलिए फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसी तरीके से इसलिए
जरूरी है कि हम पेशेंट्स को प्रॉपरली रिपोर्ट जो कि रिलायबल हो और एक्यूरेट हो वो दें, तो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली स्टार्ट होगी और उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। फर्दर कि जब भी हमारा क्वालिटी रिलायबल होगा तो ट्रस्ट डेवलप होगा लोगों का। जब ट्रस्ट डेवलप होगा तो फर्दर आपके जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव होंगी और बेनिफिट से ज्यादा होगा। सो हाउ वी कैन मिनिमाइज लेबोरेटरी एरर्स। सो लेबोरेटरी एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए अगेन हमने अपनी जो एक्यूरेसी है और रिलायबिलिटी है उसको मेंटेन करनी होगी। सो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। तो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे? क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये बेसिकली एक सिस्टम है जो कि सिर्फ और सिर्फ अकेले एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। इसी तरह हमारे जो प्रोसेसेस हैं, वेरियस टेस्ट प्रोसेसेस उस पे, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस उस पे, हमारे जो प्रोसीजर है उस पे, और इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस उस पे ये डिपेंड करती हैं और इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम देखें कि लेट्स सपोज ये एक पेशेंट है, पेशेंट सैंपल कलेक्शन से लेकर और उसकी जो रिपोर्टिंग तक ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 में, यानी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, फिर एग्जामिनेशन टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे परफॉर्म होते हैं, और फिर इसके बाद पोस्ट एग्जामिनेशन मींस रिपोर्टिंग। तो ये एक पूरे का पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और ये एक पूरे का पूरा प्रोसीजर है जो कि हमने हर स्टेप पे अपनी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पेशेंट सैंपल कलेक्शन, फिर उसकी जो एंट्री है, एंट्री के बाद सैंपल रिसेप्शन है, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, फिर इसके बाद एग्जामिनेशन है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल भी आते हैं, टेस्टिंग वगैरह आते हैं इसमें, फिर पोस्ट एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड कीपिंग और फिर रिपोर्टिंग और फिर रिपोर्टिंग। तो ये एक पूरे का पूरा सिस्टम है जो कि मेंटेन करना पड़ेगा, हर स्टेप पे एरर्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा। नाउ कंप्लेक्सिटी ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेसेस। So there are many procedure and processes that are performed in laboratory, and each of these must be carried out correctly in order to assure accuracy and reliability of testing. So अब जैसे हमने कहा कि इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं, प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन। तो हर स्टेप पे हमने अपने जो एरर्स हैं उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन एरर्स लाजमन होते हैं, लेकिन हमने इन ह्यूमन एरर्स को हर स्टेप पे कम से कम पे रखना है, तब जाके हमारी जो एरर्स होंगी वो कम होगी। सो एरर्स हमारे 3 किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1 प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल मीन्स की प्री टेस्ट एरर्स, टेस्ट एरर्स जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्रोसीजर्स, और पोस्ट टेस्टिंग। जिस तरह जैसे हमने कहा कि एग्जामिनेशन जो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो 3 चीजें हैं इसमें, प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन। तो इसी तरतीब से प्री एनालिटिकल एरर्स, प्री एग्जामिनेशन, एनालिटिकल एरर्स जो हमारा एग्जामिनेशन दूसरा जो स्टेप है उस पर हमने मिनिमाइज करने हैं, और फिर पोस्ट एनालिटिकल एरर्स जो कि रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग उस पर डिपेंड करती हैं। अगर हम इसमें से एक एक मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल प्री टेस्टिंग एरर कि आपके पास 2 पेशेंट्स हैं, पेशेंट नंबर 1 और पेशेंट नंबर 2,
तो प्री एनालिटिकल एरर्स कैसे हो सकती हैं? एट ए टाइम दोनों का नेम है, सेम नेम है। फॉर एग्जांपल आसिफ, एक का भी नाम है, दूसरे का भी नाम है। एक एज है 14 इयर्स, दूसरे का एज है 40 इयर्स। तो अब दोनों आसिफ है, प्री एनालिटिकल एरर कैसे हो सकती है कि आपने दोनों का सैंपल एट ए टाइम लिया, दोनों के नाम आसिफ है, लेकिन जो पहले वाला आसिफ था जिसकी एज थी 14 इयर्स और दूसरे का 40 इयर्स, तो सैंपल मिक्स हुए। दिस मीन्स कि दिस इज प्री एनालिटिकल एरर्स। अब हमने इस प्री एनालिटिकल एरर्स को कम से कम किस तरह रखना है कि सबसे पहले हम एक पेशेंट का ब्लड लें, उसको लेबल करें, उसके साथ एज लिखें और पेशेंट आईडी लिखें। तो हमने प्री एनालिटिकल एरर्स को ऐसे मिनिमाइज करना है। इसी तरह एनालिटिकल एरर्स ये एरर्स हैं कि आपने सैंपल बिल्कुल ठीक लिया, दोनों 14 इयर्स 40 इयर्स, सेम नेम आसिफ और पेशेंट आईडी सेपरेट, लेकिन टेस्ट परफॉर्म करते वक्त अगेन वहां पर मिक्सिंग हुई। कैसे हुई कि आपने सैंपल मिक्स कर दिए, इंस्ट्रूमेंट को आपने जो लेबल किया कि लेट सपोज आईडी नंबर आसिफ, आईडी नंबर 12 और एज 40, फिर आसिफ आईडी नंबर 21, तो 21 की जगह आपने 12 दी, तो अगेन एनालिटिकल एरर्स यहां पर आ गई। फिर इसके बाद है पोस्ट एग्जामिनेशन आर। पोस्ट एनालिटिकल एरर्स कैसे हो सकती हैं? अब आपने यहां से लेकर यहां तक जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल ठीक किया, यहां पर मिक्सिंग हुई। जो आसिफ 14 इयर्स का था आपने उसको रिपोर्ट दी 40 इयर्स वाले को, तो इट मीन्स कि पोस्ट एनालिटिकल हुई, आपने टेस्ट बिल्कुल सही लगाया, सिंपल आपकी जो कलेक्शन थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग में आ गया। तो ये है पोस्ट एग्जामिनेशन एरर्स। नाउ पाथवे ऑफ वर्क फ्लो। पाथवे ऑफ वर्क फ्लो के पेशेंट से लेकर रिपोर्ट तक जितना भी पाथवे हैं उसको हम कहते हैं वर्क फ्लो पाथवे इन अ लेबोरेटरी। जैसे प्री एग्जामिनेशन में पेशेंट, टेस्ट सिलेक्शन, सैंपल कलेक्शन, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, फिर लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग और फिर रिपोर्ट और इसकी ट्रांसपोर्टेशन या पेशेंट को रिपोर्ट डिलीवरी। तो ये हमारे पास से पूरे का पूरा पाथवे है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो चीजें इसमें इन्वॉल्व है वो है लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, कि लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट इस पर डिपेंड करता है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, competent and knowledgeable staff and good quality reagents and equipment। तो ये एक पूरे का पूरा सिस्टम है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल है जिसमें 12 स्टेप्स हैं या 12 फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल्स, इक्विपमेंट्स, परचेजिंग एंड इन्वेंटरी, प्रोसेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एरर्स अकरिंग एंड इट्स मैनेजमेंट, फिर इसके बाद असेसमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कस्टमर सर्विस एंड फैसिलिटी एंड सेफ्टी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम देखें तो ये इंटरलिंक्ड है। ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल के साथ लिंक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग एंड इन्वेंटरी के साथ लिंक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लिंक भी है फैसिलिटी एंड सेफ्टी के साथ। तो ये इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अगर इनमें से एक चीज भी मिसिंग है या एक चीज पे अगर क्रॉस लग गया तो इट मीन्स कि हमारा का पूरा जो क्वालिटी सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं जब हम लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमारे पास HR सिस्टम होना चाहिए, परचेस डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सेपरेट होना चाहिए, सेफ्टी हमारा सेपरेट होना चाहिए,
फिर ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारी जो लेबोरेटरी है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया, हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने फिलबोटमी सेपरेट रखी, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट रखा, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट सेपरेट, ब्लड बैंक सेपरेट, माइक्रोबायोलॉजी उसके लिए चूंकि बहुत ही सेंसिटिव है हमने उसको सेपरेट डिपार्टमेंट में रखा। तो ऑर्गेनाइजेशन इस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमने फिलबोटमी को बिल्कुल जो हमारी लेबोरेटरी है उसके बिल्कुल एडजस्ट रखा है और उसके करीब रखा है। फिलबोटमी हमेशा किसी भी लेबोरेटरी से सेपरेट जगह पे रखी जाती है क्योंकि आपके पास पेशेंट फ्लो आता है, तो उसके लिए वेटिंग एरिया वो भी लाजमी होना चाहिए उसमें। तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि आप अपने जो पेशेंट्स है उसको प्रॉपरली और ओपन एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वेटिंग एरिया सेपरेट है, उसमें फिलबोटमी का जो सेक्शन है वो उसमें सेपरेट है। फिर फिलबोटमी का जो सेक्शन है वो जो सिंपल कलेक्शन है जहां पर या सिंपल सेपरेशन है जहां से हमने सिंपल्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बेचनी है वो बिल्कुल फिलबोटमी के करीब हो। तो आपने सिंपल लिया हेमाटोलॉजी का, आपने सिंपल लिया माइक्रोबायोलॉजी का, आपने सिंपल लिया बायोकेमिस्ट्री का। तो अब इसको आपके जो कलेक्शन पॉइंट है जहां से आपने इस कलेक्शन की फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो कलेक्शन एरिया है वो भी फिलबोटमी के करीब है और उससे आपने सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप उसको अपने अपने प्रॉपरली जो सेक्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। अब अगर आप फिलबोटमी उसको सेपरेट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन जो कलेक्शन जो एरिया है आप उसको फिलबोटमी से दूर रखते हैं तो फिर अगेन उसमें कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो अपने जो पेशेंट के जो सैंपल्स है उसके प्रॉपरली केयर करें। फिर इसके बाद पर्सनल्स, तो पर्सनल्स में हमारा जो स्टाफ आता है तो स्टाफ में हम बहुत सी चीजें उसमें देखते हैं। नंबर 1 कि आपका जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। नंबर 2 आप अपने स्टाफ को प्रॉपरली आपने ट्रेनिंग दी है, आप उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर अपने जो स्टाफ है वो लैब के जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉर एग्जांपल लैब कोट और जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो गूगल्स हैं वो यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लैब कोट वो पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक ग्लव्स हो गए वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो ये सारी चीजें पर्सनल्स में आती हैं कि आपके पास एक क्वालिफाइड और ट्रेन जो स्टाफ हो वो लेबोरेटरी में मौजूद हो, उसको हर चीज का इल्म हो, कंट्रोल कैसे लगाने हैं, कैलिब्रेशन कैसे लगानी है और आया उसको जो रिपोर्ट है वो पेशेंट को एक्यूरेट और रिलायबल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये डिपेंड करता है पर्सनल्स पे। तो मुख्तलिफ पर्सनल लेबोरेटरी में हो सकते हैं लाइक फिलबोटमिस्ट, टेक्नीशियन एंड ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, और इसके साथ साथ स्वीपर्स, ये लेबोरेटरी पर्सनल में आती हैं। लेबोरेटरी में जो अच्छी लेबोरेटरी हैं तो उसमें लैब मैनेजर वो सेपरेट होता है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट सेपरेट होती हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियंस ये सेपरेट होते हैं और उनकी ड्यूटी भी डिफरेंट होती है। लेबोरेटरी पर्सनल में जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अपने जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटी है उसको चेक करते हैं। फिर इसके बाद इक्विपमेंट्स अगेन डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो अपने लैब में कौन से इक्विपमेंट्स रखते हैं, आया वो इक्विपमेंट्स रिलायबल हैं कि नहीं है। तो इक्विपमेंट्स हेमाटोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, माइक्रोबायोलॉजी के वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं।
तो लेट सपोज एक इक्विपमेंट है, वो लैब मैनेजर ने परचेज की और वो इंस्टॉल कर दी। तो रिमेंबर कि कोई भी इक्विपमेंट रखने से पहले उसकी वैलिडेशन होती है। वैलिडेशन का मतलब यह है कि इंस्ट्रूमेंट नया हमने इंस्टॉल किया, उसकी कैलिब्रेशन लगाई, उस पर कंट्रोल लगाए, वो कंट्रोल और कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट अब रेडी है कि नहीं है। तो रिमेंबर दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रेडी unless and until we validate this instrument. And how we will validate this instrument? तो इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने इस पे कंट्रोल लगाए, इसकी कैलिब्रेशन की, इस पे टेस्ट लगाया। अब इस टेस्ट को आपने क्रॉस चेक भी करना है। तो एटलीस्ट 22-50 सैंपल आपने क्रॉस चेक करने हैं। अगर उन किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर वो रिजल्ट्स जो कि आपने कंपेयर किए अगर उनके रिजल्ट सेम है तो इट मींस दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल इंस्ट्रूमेंट और इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। फिर इसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को आपने ये तो हुआ हमारा क्रॉस चेकिंग और वैलिडेशन। फिर इसके बाद मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो अपने सैंपल्स बेचते हैं, हम वो सैंपल्स इस इंस्ट्रूमेंट पे लगाते हैं और फिर उनके जो वैल्यूज आते हैं वो हम उनको भेजते हैं और फिर वो कंपेयर करते हैं अपने वैल्यूज के साथ जो कि उनके पास होती हैं और फिर इसके बाद वो हमें भेजते हैं कि आया ये इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल आर नॉट। अगर उनके रिजल्ट्स हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ वो नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि ये इंस्ट्रूमेंट अगेन इसमें कोई मसला है और फिर इसकी कंट्रोल और कैलिब्रेशन जो स्पेशली कैलिब्रेशन दोबारा करनी पड़ती है। फिर इसके बाद परचेज एंड इन्वेंट्री। परचेज इंस्ट्रूमेंट की भी हो सकती है और रिएजेंट्स की भी हो सकती है और फिर इसके बाद इन्वेंट्री। तो अगर हमारे पास रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इसके रिएजेंट्स डिफरेंट होते हैं और इन रिएजेंट्स को प्रॉपरली उसके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पर रखना पड़ता है। अब चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा रिएजेंट्स हैं, जैसे लेट्स सपोज पिक्चर में हमें नजर आ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ रिएजेंट्स है। अब हमने इसकी परचेजिंग और इन्वेंट्री करनी है। तो रिमेंबर कि स्टैंडर्ड जो रिएजेंट्स होते हैं, सबसे पहले कि हमने स्टैंडर्ड रिएजेंट्स जो स्टैंडर्ड कंपनीज के होते हैं वो परचेज करनी पड़ेगी। लाइक हेमाटोलॉजी में हम सिस्मिक्स की बात कर लें तो सिस्मिक्स की जो रिएजेंट्स हैं हमें सिस्मिक्स की कंपनी से ही प्रॉपरली मिलेगी और रिलायबल मिलेगी। परचेजिंग में मुख्तलिफ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके जो रिएजेंट्स हैं, नंबर 1 वो रिलायबल है कि नहीं है, नंबर 2 वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। तो आपने कॉस्ट को भी देखना है, आपने रिलायबिलिटी को भी देखनी है और आपने कंपनी को भी देखनी है कि आपकी जो कंपनी है वो रिलायबल है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड कंपनी से रिएजेंट्स लेने चाहिए। फिर इसकी इन्वेंट्री ये है कि इंस्ट्रूमेंट जो रिएजेंट्स हैं हम उसको अपने में मिनिमम टेम्परेचर पे रखें, नंबर 1। नंबर 2 उसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो। फॉर एग्जांपल कि इंस्ट्रूमेंट रिएजेंट्स कब आए, डेट उस पर लिखी हुई हो और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी लिखी हुई हो और उसको हमने लेबल करना है। हेमाटोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट रिएजेंट्स जो है वो हेमाटोलॉजी के सेक्शन में रखें, बायोकेमिस्ट्री के जो रैक्स हैं हमने जो बनाए होंगे उस पर रखें और उसको लेबल करें। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी के उस पर माइक्रोबायोलॉजी लिखें, उसको प्रॉपरली लेबल करें, उसकी एक्सपायरी डेट ये होनी चाहिए। फिर इसके बाद कितने अमाउंट में हमने परचेज की, लेट्स सपोज 10 रिएजेंट मेरे पास आए, उसकी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हो, कितने यूज हुए और कितने बाकी रखे वो भी रिकॉर्ड मौजूद हो। तो कुछ तो मैनुअली है और कुछ अब सॉफ्टवेयर भी आए हैं, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने सॉफ्टवेयर में एंटर किया कि 10 रिएजेंट है, 1 यूज हुआ तो 9 और उसकी एक्सपायरी डेट। रिमेंबर कि जब भी रिएजेंट एक्सपायर होने के करीब हो तो जो सॉफ्टवेयर है आपने उसमें
ऐसी चीज की हो कि वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर दे कि ये रिएजेंट एक्सपायर हो रहा है, तो आपने उस रिएजेंट को पहले यूज करना होगा अपनी एक्सपायरी से पहले, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न दैट रिएजेंट टू द कंपनी। फिर इसके बाद प्रोसेस कंट्रोल, कि आप कंट्रोल रन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट पे कि नहीं है। तो कंट्रोल 3 किस्म के होते हैं, कंट्रोल नंबर 1, कंट्रोल नंबर 2 एंड कंट्रोल नंबर 3। कंट्रोल नंबर 1 यूजुअली लो होता है, कंट्रोल नंबर 2 नॉर्मल एंड कंट्रोल नंबर 3 हाई। तो कंट्रोल जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज हैं वो 3 टाइम्स कंट्रोल लगाते हैं, मॉर्निंग पे, इवनिंग पे और नाइट पे। तो अगर नाइट में मसला है, कंट्रोल प्रॉपर ठीक नहीं आ रहे, तो आपने जो कंपनी है उसको उसके जो वेंडर्स हैं आपने उसको इन्फॉर्म करना होगा कि कंट्रोल ठीक नहीं आ रहे, वो आएंगे और फिर आपके जो कंट्रोल है उसको ठीक करके देंगे। क्योंकि कंट्रोल का मतलब ये है अगर आउट है तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ईदर इन द इंस्ट्रूमेंट आर कंट्रोल। तो आपने कंट्रोल को भी चेक करना होगा, उसकी एक्सपायरी डेट को भी चेक करनी होगी कि कंट्रोल एक्सपायर तो नहीं है या कंट्रोल ज्यादा पुराने तो नहीं है। तो ये चीजें हम जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है वो खुद भी कर सकते हैं कि अगर जो कंट्रोल है वो एक्सपायर है तो नए निकालें, नंबर 1। नंबर 2 कंट्रोल पुराने हैं तो नए बना दें। फिर इसके बाद अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर यू हैव टू इन्फॉर्म योर वेंडर्स। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमने लैब में इस सिस्टम को बहुत ही इंप्रूव करना होगा। नए नए सॉफ्टवेयर्स मार्केट्स में आ रहे हैं, आपने अपने लैब को जो है वो प्रॉपरली उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपने लैब में इंस्टॉल करनी होगी। फिर इसके बाद लेट्स सपोज आप एक पेशेंट की एंट्री करते हैं, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो ही एंटर करते हैं और हम इसको सेव करते हैं तो पेशेंट्स को भी एक एसएमएस चला जाता है कि आपकी जो एंट्री इस टाइम और इस डेट को ही है और 2 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। जो ही हम रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं तो अगेन उसको एसएमएस चला जाता है कि आपकी रिपोर्ट वेरीफाइड है एंड यू हैव टू यू कैन कलेक्ट योर रिपोर्ट। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर की बदौलत होती है। इससे अ गुड इम्प्रेशन बेसिकली पेशेंट्स पे पड़ता है कि यस दे आर वेरी लेटेस्ट टू द वर्ल्ड। इसी तरतीब से कि अगर एक रिजल्ट है वो 2 घंटों के अंदर अंदर होना है तो सॉफ्टवेयर ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी कि 2 घंटे पूरे हो रहे हैं, यू हैव टू वेरीफाई योर रिजल्ट्स। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हो सकती है कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें। इस तरतीब से कि आजकल जो ही हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे टेस्ट परफॉर्म करें, इसकी जो रिपोर्ट है वो आए वो डायरेक्ट सिस्टम के साथ इंटरलिंक हो, मींस कि इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट कंप्यूटर में वो रिजल्ट चला जाता है और देन हम इसको वेरीफाई जस्ट करते हैं। अगर हम यूं करें कि रिजल्ट इंस्ट्रूमेंट ने दी और हम इसको मैनुअली सिस्टम में एंटर करें तो ह्यूमन एरर्स के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए हमने ह्यूमन एरर्स को कैसे कम करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इसको कम करना है। तो इसी तरतीब से हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो रिलायबल होंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही जरूरी है कि हम प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें और उसके जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो। रिमेंबर अकॉर्डिंग टू WHO कि आपने 7 साल तक जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड है वो अपने पास सेव रखनी है कि किसी भी टाइम आपसे पेशेंट अपना रिकॉर्ड के बारे में मालूम करें तो आप उसको प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हर लेबोरेटरी में और हर हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट का अपना एक आईडी होता है जो कि यूनिक आईडी होता है और वो किसी और का नहीं होता। तो उस यूनिक आईडी के थ्रू आप पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो, सिस्टम में मौजूद हो। रिमेंबर कि रिकॉर्ड कीपिंग में आपके पास बैकअप होना चाहिए।
और आपकी जो इंफॉर्मेशन आईटी जो सेल है वो इतना स्ट्रांग हो कि जो ही आप किसी भी पेशेंट की आईडी एंटर करें, चाहे 5 साल पहले ही क्यों ना हो, वो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट या उसकी इंफॉर्मेशन पेशेंट्स को दें। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग मैनुअल और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो मैनुअल अब कोई नहीं करता, अब पूरे का पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपडेट हो रही है और इसी को फॉलो करना चाहिए। फिर अकरेंस एंड मैनेजमेंट। अकरेंस मीन्स कि कोई भी एरर्स हो, तो एरर्स के लिए ये है कि इसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करें पेशेंट्स के साथ या उसके डॉक्टर के साथ कि ये गलती हुई है। फिर उस गलती के बारे में पूरी की पूरी अवेयरनेस हो कि उसको गलती को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर गलती क्यों हुई है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, ताकि वो गलती फ्यूचर में ना हो, और फिर उस पर प्रॉपरली एक्शन जरूरी नहीं कि आप उसको जो जिनसे गलती हुई है उसको पनिश दें, बल्कि उस पर उसके करेक्शन के लिए आप एक्शन लें। तो ये है अकरेंस के लिए कि नंबर 1 आप इसको कम्युनिकेट करें, उस जो भी एरर हुआ है उसके बारे में प्रॉपरली अवेयरनेस हो, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके करेक्टिव मेजरमेंट्स जो भी हैं हम उसके लिए करें। तो ये क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि एक मरतबा एरर हो गया, आपने उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया, फ्यूचर में उस एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाता है उसके लिए एक्शन मेजरमेंट्स करें, तो नेक्स्ट टाइम वो एरर्स नहीं होगी। अगेन ह्यूमन एरर्स कैन नॉट बी completely removed but we can minimize it। फिर इसके बाद असेसमेंट चेक एंड बैलेंस एंड इवैल्यूएशन मीन्स कि हम अपनी असेसमेंट करें। असेसमेंट मीन्स कि आया हमारा रिपोर्ट रिलायबल है और एक्यूरेट है कि नहीं है, तो उसके लिए मेजरमेंट्स और उसके लिए इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट के लिए हम पेशेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि जो मंथ है उसके एंड पे हमने जितने भी कंट्रोल्स हैं वो निकालें। उसके एक आता है एलजे चार्ट्स, हम एलजे चार्ट्स को देखें कि आया हमारे जो कंट्रोल है वो एलजे चार्ट्स उसके रूल्स हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे विस्गार्ड रूल्स उसके मुताबिक हैं कि नहीं है, और फिर उसको इवैल्यूएट करें कि ये जो कंट्रोल है वो ठीक है, हमारा रिजल्ट ठीक है, और उसके लिए करेक्टिव मेजरमेंट्स। तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट। और उसमें और भी चीजें हैं, न सिर्फ रिपोर्ट्स की बल्कि असेसमेंट लेबोरेटरी के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उसकी भी असेसमेंट है, मैनेजर की भी असेसमेंट है, फील्ड बोर्ड की भी असेसमेंट है और रिपोर्ट्स की भी असेसमेंट है। तो इन सब चीजों की असेसमेंट होनी चाहिए, तब जाके हमारी जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी। नाउ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स, हाउ वी कैन इम्प्रूव और क्वालिटी। सो स्टेप 1 डिफाइन अ प्रोसेस, फिर उसको मेजर करें कि ये हमारे जो प्रोसेस है वो ठीक है कि नहीं है, और फिर इसको एनालाइज करें और फिर इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। लेट्स सपोज कि ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर हमने इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड शुगर लगाया और बिल्कुल ठीक है, प्री एनालिटिकल पोस्ट एनालिटिकल ये प्रोसेस हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट किसी भी वजह से डिले हो गई। जब डिले हो गई, अब हमने कैसे इसको ठीक करना है और उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लानी है। तो हमने क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया कि जब भी एक टेस्ट के 10 मिनट पूरे हो, 10 मिनट बाकी हो या रिपोर्ट पेंडिंग हो, वो हमें काशन दे, ब्लिंकिंग करे या हमें इन्फॉर्म कर दे सिस्टम
तो जब कोई भी रिपोर्ट पेंडिंग हो या रिपोर्ट डिले हो रही हो, तो जब सिस्टम हमें ब्लिंकिंग करना शुरू कर दे, तो इट मीन्स कि देयर इज अ रिपोर्ट विच इज आइदर पेंडिंग आर गोइंग टू बी डिलेड। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हमें ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जिस सिस्टम ने ब्लिंक किया तो देन वी वेरीफाइड और रिपोर्ट आर रिजल्ट। तो इसी तरह इंप्रूवमेंट आ सकती है कि हम उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको करेक्ट करें और अपनी जो एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद कस्टमर सर्विसेज, कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं, पेशेंट्स हैं या पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, उनसे फीडबैक ले कि आया हमारी रिपोर्ट आप उनसे मुतमईन है कि नहीं है, या हमारा जो प्रोसेस है आप उनसे मुतमईन है कि नहीं है। तो पेशेंट से फीडबैक। नाउ फैसिलिटी एंड सेफ्टी, की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड यू हैव टू कीप योर पेशेंट्स एंड योर वर्कर सेफ। तो उसके सेफ्टी के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, नो ईटिंग और ड्रिंकिंग ड्यूरिंग योर वर्क टाइम और इन लेबोरेटरी। तो इससे इनफिशियस जो एजेंट्स हैं उससे हम अपने वर्कर्स को और अपने जो पेशेंट्स हैं उसको बचा सकते हैं। फिर इसके बाद वेयर सेफ्टी जो मेजरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल्स हैं या मास्क हैं, इसी तरतीब से ग्लव्स हैं, उनका इस्तेमाल और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स को। कोई भी रिपोर्ट हो, एक्सीडेंट हो, उसको रिपोर्ट करना, लाइक स्टिक इंजरी या नीडल इंजरी या कोई केमिकल्स वगैरह गिर गया, तो उसकी प्रॉपरली रिपोर्टिंग ताकि उसकी करेक्टिव मेजरमेंट कर सके। इसी तरह डोंट पेप इट बाय माउथ। इसी तरह जो मुख्तलिफ एसिड्स हैं और बेस हैं जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, उनको हैंड से टच ना करना और इमरजेंसी जो प्रोसीजर है उनके मुतालिक प्रॉपरली ट्रेनिंग दे आप अपने जो स्टाफ हैं उसको। जैसे कोई भी फायर लग गया लेबोरेटरी में, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये पूरे की पूरी ट्रेनिंग सेशन होती हैं जो कि आपने अपने स्टाफ को प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट्स को और स्टाफ को सेफ रखा जा सके। थैंक यू सो मच।